मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर का विवादास्पद पोस्टर देखा गया। ये पोस्टर जेएनयू हिंसा के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के समय देखा गया। हालांकि तस्वीर में पूरा पोस्टर नहीं दिख रहा है और ना ही जिसने पोस्टर पकड़ा है उसका चेहरा दिख रहा है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब विवादास्पद पोस्टर देखा गया है और आजाद कश्मीर का ये पोस्टर देखा गया है। अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि तस्वीर में पूरा पोस्टर नहीं दिख रहा है और ना ही जिसने पोस्टर पकड़ा है उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के 10 बड़े मजदूर संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद में जगह जगह हिंसा हुई। भारत बंद की इस आग में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल झुलसा। वहां हिंसा का आरोप कांग्रेस और लेफ्ट के मजदूर संगठनों पर लगा, क्योंकि इन सियासी दलों के मजदूर संगठनों ने भारत बंद में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में तो सुबह से ही तनाव का माहौल बना रहा। मालदा में भी भारत बंद के समर्थन में रैलियां निकाली गईं, लेकिन दोपहर के 12 बजने तक सब बिगड़ने लगा। पुलिस की कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते देखे गए। आरोप है कि पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। मालदा में भारत बंद हिंसक हो गया। चारों तरफ सड़कों पर पत्थर बिखरे दिखे। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। आंसू गैस से भी जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस वालों ने भी पथराव का सहारा लिया। इससे हालात और खराब हो गए। मालदा में हुई हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए। देखते ही देखते भारत बंद पश्चिम बंगाल में हिंसा की भेंट चढ़ने लगा। मालदा ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारत बंद के दौरान हंगामा हुआ। यही नहीं, बंद के खिलाफ जाने वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया। कूच बिहार में तो भारत बंद के दौरान कुछ उपद्रवियों ने यात्रियों से भरी एक बस को घेर कर उस पर पत्थर बरसाए और यह मंजर डरा देने वाला था। बस में 1-2 लोग नहीं, 40 से ज्यादा लोग बैठे थे। कुछ उपद्रवियों ने पहले तो बस को रोक लिया और बाद में उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, ये जानते हुए भी कि अंदर कई लोग बैठे हुए हैं। उपद्रवी बस पर पथराव करने के बाद वहां से भाग निकले। इसके बाद बस में डरे सहमे लोग नीचे उतरे और किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। इस घटना ने दूसरे जिलों को भी खौफ से भर दिया। भारत बंद में बसें चलेंगी, ये फैसला ममता सरकार ने लिया था, लेकिन बंद समर्थकों ने भी ऐलान कर दिया कि वो बसों को नहीं चलने देंगे। इस डर की वजह से ड्राइवरों को हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरना पड़ा। पश्चिम बंगाल में सिर्फ बसों को ही निशाना नहीं बनाया गया, ट्रेनों को भी रोकने की कोशिश हुई। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि उत्तर 24 परगना के बारासात रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर जिंदा बम रखे गए, जिसके बाद इन बमों को वहां से हटाया गया। पुलिस ने 4 जिंदा बम बरामद होने की जानकारी दी। वहीं कूच बिहार में भी भारत बंद के दौरान काफी हंगामा हुआ और लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठनों पर पुलिस वालों से हाथापाई के भी आरोप लगे। कुछ लोग तो पुलिस को मारने तक पहुंच गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि एक पुलिस वाले को अपनी पिस्तौल निकालनी पड़ी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाए गए इस बंद में लोगों से उनकी जबरन दुकानें बंद करवाई गई। कई पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ हुई। बसों को चलने से रोका गया। ट्रेनों को निशाना बनाया गया। यहां तक कि कई जिलों में भारत बंद के दौरान हिंसा भी भड़की। पश्चिम बंगाल में भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसीं। उन्होंने राज्य में हिंसा के लिए दोनों दलों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि जिन 10 मजदूर संगठनों ने भारत बंद बुलाया उनमें कांग्रेस का मजदूर संगठन और लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठन शामिल रहे, जिसके बाद ममता का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। বাস যাত্রীদের ব্লক করা হচ্ছে এবং মারা হচ্ছে, কোথাও পাথর ছোড়া হচ্ছে, কোথাও ডান্ডাগিরি করা হচ্ছে। এটা দাদাগিরি, এটা আন্দোলন নয়। আমি এটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। ममता बनर्जी ने तो लेफ्ट को दिल्ली में प्रदर्शन करने की नसीहत दी। তবে বন্ধ না করলে পাবলিসিটি পাবো, সস্তায় পাবলিসিটি। একটা বাসে বোম মেরে সস্তায় পাবলিসিটি যাক না, দিল্লিতে গিয়ে করুক না, ক্ষমতা আছে একটা, দিল্লিতে পার্টি অফিস আছে, একটাও করেছে কিছু? भारत बंद में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुआ। भारतीय मजदूर संघ आरएसएस की ही एक इकाई है, जिसने बंद का यह कहते हुए विरोध किया कि यह मजदूर हितों के बजाय सियासी मकसद से प्रभावित है। हालांकि बंद बुलाने वाले मजदूर संगठनों ने इन आरोपों को गलत ठहराया और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि बंद में बेरोजगारी और न्यूनतम मजदूरी तय करने का मुद्दा उठाया गया। इन संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार सभी मजदूरों की न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए प्रति महीना करे। यही नहीं, ये संगठन केंद्र सरकार पर श्रम कानून से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं।
इन संगठनों ने भारत बंद से 25 करोड़ लोगों के जुड़ने का दावा किया। साथ ही 6 बैंक संगठनों, 60 छात्र संगठनों और रेलवे की भी कई मजदूर संगठनों का समर्थन मिलने का दावा किया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी का सबसे ज्यादा बुरा असर प्रदेश के चमोली जिले पर पड़ा, जहां कई इलाकों में देर रात से सुबह तक बर्फबारी होती रही। लेकिन जब बर्फबारी रुकी तो कोहरे ने चमोली के ऊपरी इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बर्फ से वहां की सड़कें ढक गई और पेड़ भी पूरी तरह बर्फ से लद गए। वहां के मकानों, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सड़कों पर 2-3 फीट तक गिरी बर्फ के बीच कुछ लोग चलते हुए भी नजर आए। वहीं कुछ लोग अपने घरों की छतों पर जमी बर्फ को हटाते भी दिखाई दिए। लगभग 150 से अधिक ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बर्फ से प्रभावित हो चुके हैं और लगभग 1 दर्जन से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो बर्फबारी के चलते बंद हो चुकी है। बर्फ इतनी पड़ी कि छत के ऊपर रखी कुर्सी भी जम गई। हालात इतने खराब हो गए कि बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई और गाड़ियां फंसने लगी। चढ़ नहीं पा रही गाड़ी, फिसलन हो रही। 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया, बड़ा रिस्की हो रखा मामला। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ी इलाकों में और बर्फबारी का अनुमान जताया है। दुनिया की बड़ी फर्नीचर बेचने वाली कंपनी आइकिया अलमारी गिरने से बच्चों की मौत के मामले में सबसे बड़ा मुआवजा देने को तैयार हो गई। जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया में अलमारी गिरने से हुई बच्चे की मौत के बाद कंपनी पीड़ित परिवार को 331 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। बताया गया कि 2017 में हुए इस हादसे में 2 साल के एक बच्चे पर आइकिया कंपनी की अलमारी गिर गई थी। जांच के बाद पता चला कि अलमारी के गलत डिजाइन की वजह से यह हादसा हुआ। पहले भी ऐसे डिजाइन वाली दूसरी अलमारी से हुए अलग अलग हादसों में 5 और बच्चों की मौत हो चुकी थी। इन हादसों के बाद कंपनी ने 32 किलो वजन वाली ऐसी लाखों अलमारियों को वापस ले लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले कुछ छात्रों ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता को बंधक बना लिया। स्वपन दास गुप्ता वहां विश्व भारती यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून पर छात्रों से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच हाथों में लाल और काला झंडा लिए कुछ छात्र कैंपस के अंदर घुस गए, नारेबाजी करने लगे। छात्रों के विरोध की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हालात इस कदर बिगड़े कि स्वपन दास गुप्ता और उनके साथ मौजूद लोगों को कई घंटों तक एक हॉल के अंदर ही कैद होकर रहना पड़ा। वहीं इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी मच गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को धमकी भी दी। তারা চায় না যে নাগরিকত্ব দিলে সমর্থনে কেউ কিছু বলতে পারে। একতরফা তো হতে পারে না। একতরফা বলাটা হচ্ছে তাদের বাম ফ্যাসিজম। আজকে যা দেখছি स्वपन दास गुप्ता जी के साथ कुछ भी हुआ तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। उनके जान माल की रक्षा बहुत ज़रूरी है और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ममता जी को और पूरे शासन और प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की जवाबदारी लें। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में दिखा। वहां लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। राजधानी शिमला इस बर्फबारी की मार से सबसे ज्यादा बेहाल। जहां इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़कों, दुकानों, मकानों और पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। इस बर्फबारी की मार से सरकार भी अछूती नहीं रही, क्योंकि सचिवालय में होने वाली एक अहम बैठक में ज्यादातर विधायक बर्फबारी की वजह से देरी से पहुंचे। हालांकि सचिवालय के पास की सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीन की मदद भी ली गई, लेकिन प्रशासन की ये कोशिश नाकाफी ही नजर आई। राजधानी शिमला की बात करें तो आज लोगों को काफ़ी दिक्कत भी जो है उसका सामना करना पड़ा। ये इस वक्त देख सकते हैं आप कि राज्य सचिवालय के साथ गुजरने वाला मार्ग है जो फिलहाल जो है स्लिपरी हो गया है। यहाँ पर आवाजाही जो है वो धीमी हो गई है। शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि इस मौसम में शिमला घूमने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी देखकर खिल उठे। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार तेज हवा के साथ बर्फबारी हो रही है। काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और इस जितने भी लोग हैं बाहर से आए हैं यहाँ पर शिमला में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए। और हम जानेंगे इन लोगों से। सबसे पहले तो इतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर में इन्हें कैसा लग रहा है। जी बताइए कैसा लगा शिमला में आके? ओ बारी बरसी खटन गया सी ओ खट के ले आंदी बो ओ सारे खुशियां मनाओ कि शिमला च पै गई स्नो। खबर है कि राज्य में हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से ज्यादातर सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनको खोलने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
ताकि रास्तों में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। साथ ही प्रशासन ने इस बर्फबारी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। बर्फबारी की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें राज्य के नारकंडा से भी सामने आई, जहां आसमान से बरस रही इस सफेद आफत ने लोगों को परेशान करके रख दिया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। इस फिसलन को कम करने के लिए प्रशासन की टीमों ने सड़कों पर मिट्टी बिखेरने का काम शुरू कर दिया, ताकि फिसलन की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके। इस बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा परेशान पर्यटक हैं, जिनकी रास्तों में फंसने की वजह से दिक्कतें बढ़ गईं। हम शिमला होके आए हैं, हमने जाना था आगे कल्पा, बट हम नरकंडा तक पहुंचे तो कुफरी में भारी बर्फबारी थी और नरकंडा में हमें रोक दिया गया। नारकंडा से वापस शिमला नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे रोड ब्लॉक है और स्नोफॉल इतनी ज्यादा हुई है, पूरी रात बर्फबारी हुई है। राज्य में पर्यटकों के लिए मशहूर कुल्लू और मनाली में भी रात से ही जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर सड़कों और मकानों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। खबर है कि राज्य के कई इलाकों में इस भारी बर्फबारी की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा। हालांकि प्रशासन की तरफ से चीजों को दुरुस्त करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि लोगों को इस बर्फबारी से जल्द राहत नहीं मिलने वाली। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, क्योंकि वहां बर्फबारी की वजह से पीने के पानी और बिजली सप्लाई के साथ नेशनल हाईवे और कई दूसरे रोड भी बंद हो गए। जबकि उत्तरकाशी में तो कई इलाकों का संपर्क कट गया। सड़कों पर 3 से 4 इंच तक बर्फ जम गई। करीब 15 घंटों की मुश्किल के बाद प्रशासन रास्ते खुलवाने के लिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मशीनें पहुंचा पाया। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी की वजह से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे 30 घंटों तक बंद रहा। धनौल्टी में भी सड़कों पर बर्फ की चादर जमने से कई रूट बंद रहे। इससे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी नजर आईं। भारी बर्फबारी से जो है सड़क यातायात बाधित हो गया था, उसको हम लोग खोलने के लिए जेसीबी मशीन्स और अन्य स्नो कटर इक्विपमेंट्स को लगाया गया है। संबंधित विभाग द्वारा इसको जल्दी खोलने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। कुछ ऐसा ही नजारा पिथौरागढ़ में भी देखा गया। वहां बर्फबारी की वजह से 180 गांवों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जबकि पीने के पानी की समस्या ने भी लोगों को परेशान कर दिया। जो लगातार ये बर्फबारी हो रहा है, इससे काफी जनजीवन प्रभावित हो चुका है। यहाँ पे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है और लाइट पानी यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है। जेएनयू हिंसा और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रात के वक्त में मुंबई में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लेफ्ट पार्टियों से जुड़े छात्र संगठनों के अलावा कुछ पार्टियों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया और सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जेएनयू हिंसा और नागरिकता संशोधन कानून पर अपना विरोध दर्ज किया। इस प्रदर्शन में कुछ लोग पाकिस्तानी शायर फैज की नज्म लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे, तो किसी ने कवि दुष्यंत कुमार की कविता लिखे पोस्टरों से अपना विरोध दर्ज करवाया। वहीं प्रदर्शन के समय काफी देर तक देशभक्ति के नारे भी लगते रहे। बताया गया कि इस प्रदर्शन के लिए पुलिस ने कोई अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भारी तादाद में लोग मुंबई के काटर रोड इलाके में जुटे। जेएनयू हिंसा और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उनका ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। रविवार को शाम को दिल्ली के जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया और उस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। ऐसा माना जा रहा है कि बिना अनुमति काटर रोड पर हुए प्रदर्शन पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लखनऊ में एक दिन पहले एक वकील की बेरहमी से हुई हत्या से नाराज वकीलों ने हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ा तो प्रशासन ने इलाके के इंस्पेक्टर को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हत्या से नाराज वकीलों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, अपने साथी की हत्या से नाराज वकील शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गए। इसके बाद वकीलों ने कोर्ट रूम में भी शव रखकर प्रदर्शन किया और सरकार से मुआवजे की मांग की। घर वालों ने बताया कि वकील शिशिर त्रिपाठी गांजा तस्करी का विरोध कर रहे थे और इसी वजह से कुछ लोग उनसे नाराज थे। वो गांजा की तस्करी का विरोध कर रहा था वहाँ पे और एक लड़का तिवारी और दोनों तिवारी वो गांजे का व्यापार कर रहा था 3 साल से पुलिस की शहर में। वकीलों के हंगामे के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी डीएम ऑफिस पहुंच गए,
जहां उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो भी दोषी हैं जी सर, चाहे पुलिसकर्मी हो कोई भी हो, उनको तुरंत दंडित किया जाए और उनकी कम से कम 50 लाख आर्थिक मदद की जाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बना दी गईं, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। एक अभियुक्त हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है, मेन अभियुक्त है, और बाकी के 4 अभियुक्त जो बचे हैं अभी हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। ईरान से जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश को नाकाम कर देने की चेतावनी दी। Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. साथ ही ईरान के जवाबी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख साफ करते हुए दावा किया कि इन हमलों में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. आग की तबाही झेल रहे ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हजारों ऊंटों को मारने की शुरुआत हो गई। जानकारी के मुताबिक दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में अगले 5 दिनों में पेशेवर शूटर 10,000 से ज्यादा ऊंटों को ढूंढकर मारेंगे, क्योंकि ये ऊंट मीथेन गैस छोड़ते हैं जो हवा में घुलकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। दावा किया गया है कि ये ऊंट हर साल 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मीथेन गैस छोड़ते हैं, जो कि सड़क पर चलने वाली 4 लाख कारों से होने वाले प्रदूषण के बराबर है। यही नहीं, इन ऊंटों से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वहां पानी की किल्लत होने की वजह से लोग एसी से निकलने वाले पानी को जमा करते हैं और वो पानी भी ऊंट पी जाते हैं। झांसी में अजगर के मिलने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के झांसी में कब्रिस्तान के पास करीब 10 फीट लंबा अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से कैश लूट लिया और वहां तैनात गार्ड की बंदूक लेकर फरार हो गए। राजस्थान के कोटा में एसीबी ने एक दारोगा को 20,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में एक रैली निकाली। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर आए 20 मछुआरों ने सीएम जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। बिहार के बगहा में एक रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। अपने जनरल के मारे जाने के हफ्ते भर के अंदर ही ईरान ने इराक में अमेरिका के फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर दिए। इराक के मुताबिक ईरान ने ऐन अल असद और इरबिल में मौजूद 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को अपना निशाना बनाया और वहां 1-2 नहीं 22 मिसाइलें दागी। इराक के मुताबिक इनमें 17 मिसाइलें ऐन अल असद के बेस को निशाना बनाकर दागी गईं, जबकि 5 मिसाइलें इरबिल के फौजी अड्डे पर गिरी। ईरान के सरकारी टीवी ने इन मिसाइलों को दागे जाने का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि यह हमला जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के जरिए किया गया, जिनकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक की है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने फौजी अड्डों पर मिसाइल दागे जाने की पुष्टि कर दी। हालांकि उन्होंने हमले में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया और फौरी तौर पर किसी भी तरह के नुकसान की खबर को खारिज कर दिया। लेकिन ईरान ने इस हमले में अमेरिका के 80 जवानों को मार गिराने का दावा किया। ईरान ने इसे अमेरिका के मुंह पर तमाचा करार दिया और आगे इससे भी बड़े हमलों के लिए तैयार रहने की धमकी दी। سیلی دیشب به اینها زده شد. رای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. इस बीच इराक ने भी 2 जगहों पर मिसाइल हमले की पुष्टि की और इस हमले में सभी इराकी सैनिकों के सुरक्षित होने का दावा किया। तनाव के बीच इराक ने अमेरिका को उनका देश छोड़ने की भी नसीहत दी। शावर ونصل إلى الطرق أفضل الطرق لتنفيذ। मिसाइल हमले के थोड़ी ही देर बाद ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को भी दफना दिया गया। इससे पहले उनका अंतिम संस्कार कल होना था, लेकिन अचानक उसे टाल दिया गया था।
और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल हमला करने के थोड़ी ही देर बाद उन्हें केरमान में दफना दिया गया। सुलेमानी के अंतिम संस्कार से ठीक पहले हुए इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन शहीद सुलेमानी का नाम दिया। ईरान ने इस हमले को सुलेमानी की मौत का बदला बताया और आगे भी अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का दावा किया। पश्चिमी एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव को देखते हुए भारत भी अलर्ट हो गया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने अदन की खाड़ी में अपने 2 जंगी जहाजों को तैनात किया है। इन जहाजों को इस रास्ते से होने वाली तेल की सप्लाई की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक इराक नहीं जाने के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जबकि इराक में मौजूद भारतीयों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। किसी तरह की दिक्कत होने पर लोगों को बगदाद में मौजूद भारतीय हाई कमीशन और इरबिल के कॉन्सुलेट में संपर्क करने के लिए कहा गया है। हालांकि ईरान ने दावा किया कि वो इस मामले को युद्ध के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है और शांति के लिए वो भारत की किसी भी पहल का स्वागत करेगा। Living in this region peacefully with our friends and our brothers and sisters, including India. I'm not in the position to tell that, but it was a beginning. I hope would be the last. न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने जेएनयू हिंसा के मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा गांधी शांति यात्रा में शामिल होने मुंबई पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा है, हम इनसे बातचीत करेंगे जेएनयू मामले पे और साथ ही साथ सीएनआरसी को लेकर। और सर क्या बताना चाहेंगे कि जेएनयू में जिस तरह से हिंसा हुई है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अपनी राय रख चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार बार राय रख चुका हूँ। आज के ट्वीट में भी है, कल के ट्वीट में, परसों के ट्वीट में और शायद कल के ट्वीट में भी होगा। मैं कह चुका हूँ कि जो हुआ है बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही कंडेमनेबल है। ऐसा दिखता है शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुई यहाँ पे हुई है, वहाँ पे ऐसा दिखता है। ऐसा इसलिए भी दिखता है कि अभी तक एक आदमी गिरफ्तार नहीं, एक नकाबपोश गिरफ्तार नहीं। नकाबपोश चले जाते हैं, कैसे अंदर आ जाते हैं इतने लोग हथियार लेके, डंडे लेके। और आप जो विक्टिम है, जिसके सर पे चोट लगी है, जिन्हें मार पड़ी है, उन्हीं पे एफआईआर हो जाता है, वो भी पहले की तारीख में। और जब ताज़ा केस वहाँ कुछ नहीं हो रहा है।